अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लीडर। एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लीडर अगर हम बात करेंगे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लीडर है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट कॉमन जो इसमें इनमें से है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट जो पाया जाता है वो है एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लीडर। एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लीडर, ये एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लीडर क्या है? इसमें हो ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है। कंजेनाइटल डिफेक्ट इट मीन्स ये हो जाता है ड्यूरिंग इंट्रायूट्रिन लाइफ, जो है उसी दौरान हो जाता है ये डिफेक्ट, और ये प्रेजेंट होता है फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी। दैट मीन ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्लेडर है वो होता है विजिबल आउटसाइड द बॉडी, विजिबल आउटसाइड। जो ब्लेडर है ये विजिबल होता है एट एब्डोमिनल, जब हम एब्डोमिनल कैविटी, जब इस बेबी को हम देखेंगे, ये जो उसमें जो ब्लेड है वो विजिबल होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोम अगर हम देखेंगे, जो एब्डोमन है, लोअर एब्डोमन, वहाँ पर ये विजिबल जो ब्लेड है वो विजिबल हो जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है 1/30,000 बर्थ, 30,000 बर्थ, 30,000 बर्थ अगर हो जाएंगे एक में, ये एक चाइल्ड में ये पाया जाता है। एंड इसके अलावा ये ज़्यादातर पाया जाता है मेल्स में दैन फीमेल्स। मेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है दैन फीमेल्स। ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लीडर। अगर हम जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे, उसमें से मोस्ट कॉमन डिफेक्ट पाया जाता है। और ये एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लीडर ये क्या है? ये कंजेनिटल डिफेक्ट है। दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट सिंस फ्रॉम द बर्थ। एंड इसमें जो ब्लीडर है वो होता है विजिबल एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बेबी की बर्थ होती है, हो जाती है, उस टाइम जो ब्लेडर है वो विजिबल होता है एट लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और मैंने बोला कि अगर हम 30,000 बर्थ अगर हो जाएंगे, उसमें एक चाइल्ड में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये जो डिफेक्ट है ज़्यादातर पाया जाता है मेल्स में दैन फीमेल्स। इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेडर। इसमें क्या हो जाता है, अगर हम देखेंगे पहले कॉज, जो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेडर है इसका एक्चुअल कॉज, एग्जैक्ट कॉज अननोन है। एक्चुअल क्लियर कॉज इसका पता नहीं है। जो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, लेकिन अगर हम क्लोकल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, क्लोकल मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन प्रिवेंट करता है वहाँ पर एक्चुअल इंट्रायूट्रिन लाइफ में क्या हो जाना चाहिए, जो मीजोडर्म है, मीजोडर्मल ग्रोथ हो जानी चाहिए। मीजोडर्मल ग्रोथ हो जानी चाहिए एक्चुअली, या अगर हम देखेंगे नॉर्मल टिश्यूज़ वहाँ पर फॉर्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो क्लोकल मेम्ब्रेन है ये प्रिवेंट करता है मीजोडर्मल ग्रोथ को। जब ये मीजोडर्मल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एब्डोमिनल मिड लाइन है वहाँ पर फ्यूजन नहीं हो जाता है। एब्डोमिनल मिड लाइन जो है वहाँ पर फ्यूजन नहीं हो जाता है, नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, वहाँ पर फ्यूजन नहीं हो जाता है। फिर जब ये क्लोकल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे प्यूबिस या ब्लेडर है, प्यूबिस है, ब्लेडर है, यूरिथ्रा है, उनमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो जाती है। जब क्लोकल मेम्ब्रेन फिर रप्चर हो जाता है, जब ये रप्चर हो जाएगा, फिर इसकी वजह से वहाँ पर अगर हम प्यूबिस की बात करेंगे, मैंने बोला प्यूबिस जो है या ब्लीडर या यूरिथ्रा, इनमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो जाती है, नो नॉर्मल ग्रोथ टेक्स प्लेस। क्लोकल मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाएगा, इसकी वजह से जो एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल वो भी रप्चर हो जाता है। फिर जब ये रप्चर हो जाएगा, इसकी वजह से जो प्यूबिस है या ब्लेडर है, यूरिथ्रा है, इनमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो जाती है।
इसके अलावा जो ये एक्स्ट्राफी ऑफ ब्लेडर है, इसमें क्या हो जाता है, वहाँ पर जो टिश्यू फॉर्म प्रॉपर नॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। जो ये ब्लेडर है, ब्लेडर, ये प्रेजेंट होना चाहिए इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एक्स्ट्राफी ऑफ ब्लेडर, जब हम इसकी बात करेंगे, जो इसका ब्लेडर का एंटीरियर सरफेस है वो आ जाता है एट एब्डोमिनल सरफेस, लोअर एब्डोमिनल सरफेस, जिसकी वजह से ये विजिबल होता है। जो ब्लेडर है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये विजिबल होता है एट द लोअर एब्डोमेन। और इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बिकॉज जो मस्कुलोस्केलेटल मॉल फॉर्मेशन हो जाती है। मस्कुलोस्केलेटल मॉल फॉर्मेशन हो जाती है इन पेल्विक रीजन। मस्कुलोस्केलेटल मॉल फॉर्मेशन हो जाती है इस एक्स्ट्राफी ऑफ ब्लेडर में। इस वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन क्लाइंट्स में, लाइक अगर हम देखेंगे हिप मॉल फॉर्मेशन हो सकती है, मॉल फॉर्मेशन, हिप मॉल फॉर्मेशन हो सकती है। रेक्टल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स भी हो सकता है इनमें। या इसके अलावा एनल डिस्प्लेस, एनल डिस्प्लेस एनस डिस्प्लेस सॉरी एनस डिस्प्लेस्ड, एनस जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है फॉरवर्ड, बिकॉज ये जो डिफेक्ट्स है, ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हो जाते हैं, जो मस्कुलोस्केलेटल जो है वहाँ पर मॉल फॉर्मेशन हो जाते हैं एट पेल्विक रीजन, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी इन क्लाइंट्स में, ये बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। हिप मॉल फॉर्मेशन बोथ सेक्सेस में, जैसे रेक्टल प्रोलैप्स है। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मेल्स में, फीमेल्स में, वो हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स में। ये था पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्स्ट्राफी ऑफ ब्लेडर, दिस मीन्स साइंस एंड सिम्टम्स। फर्स्ट इज द डिसऑर्डर कैन बी ऑब्जर्व्ड एट बर्थ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो ये डिसऑर्डर हम ये विजिबल होता है एट बर्थ। इसमें क्या हो जाता है, जो एब्डोमिनल वॉल है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो एब्सेंट होता है। इस क्लाइंट में एब्डोमिनल एंटीरियर वॉल जो है वो एब्सेंट होता है और वहाँ पर आ जाता है ब्लेडर। लाइक अगर हम ये लोअर एब्डोमेन देखेंगे, यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और इस जो ब्लेडर है वो वहाँ पर उसकी जो सरफेस है वो विजिबल होता है और वो अपीयर होता है रेड। वहाँ पर रेड मेम्ब्रेनस टिश्यू आप देखोगे वो है ब्लेड। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लेडर अगर हम देखेंगे एट बर्थ, वो होता है स्मूथ होता है, थिन होता है। लेकिन जैसे कि थोड़ा सा टाइम गुजरता है फिर वहाँ पर इडिमेटस टिश्यू फॉर्मेशन, लाइक वहाँ उसमें हो जाती है, फिर रेडनेस हो जाती है उसमें, या स्वेलिंग हो जाती है उसमें ब्लेड जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इडिमा फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स में क्या हो जाता है, बाइफिडा क्लाइटोरिस डुप्लीकेशन हो जाती हैं। या अगर हम मेल्स की बात करेंगे, मेल्स में हो सकता है इपिस्पेडियाज, लाइक जो यूरिथ्रा है वो जो उसकी नॉर्मल ओपनिंग नहीं होगी, उसकी ओपनिंग अपर साइड ऑफ द पेनिस पे हो सकती है। या इसमें इंक्लाइंट्स में हो सकता है शॉर्ट पेनिस और वो बेंट होता है अपवर्ड ऊपर की तरफ। और जो मेल्स में उनमें हो सकता है टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड रह सकते हैं, वो स्क्रोटम जो है वहाँ पर नहीं जा सकते, मतलब वो वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगे, वो अनडिसेंडेड रहते हैं इन क्लाइंट्स में। इसके अलावा जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बोला, इसमें मस्कुलोस्केलेटल मॉल फॉर्मेशन हो सकते हैं, लाइक प्यूबिक बोन्स है, या अगर रेक्टस मसल हम इनकी बात करेंगे, वहाँ पर बहुत वो सेपरेट होते हैं, उनमें बहुत सारी गैप प्रेजेंट होती है। दीज आर सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स जो पाए जाते हैं इसमें। या इसमें
कुछ क्लाइंट्स में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी हो सकता है। ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेडर में। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेडर। अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, जैसे ही बेबी की बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो इसी टाइम हो जाता है स्टार्ट। इन क्लाइंट्स में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेराइल प्लास्टिक ड्रेसिंग जो है, स्टेराइल प्लास्टिक ड्रेसिंग, स्टेराइल प्लास्टिक ड्रेसिंग की जाती है इस एरिया में। बिकॉज जो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये ब्लेड है इसका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसमें ड्राइनेस नहीं हो जाएगी। अगर हम गॉज नॉर्मल गॉज ड्रेसिंग या पेट्रोलियम ड्रेसिंग, पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग देखेंगे, वो हम नहीं करते हैं इसमें। बिकॉज वो स्टिक हो सकता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लेडर है वो उसमें स्टिक हो सकता है, इसलिए हम वो उसके बजाय हम स्टेराइल प्लास्टिक ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी इन क्लाइंट्स में सर्जरी की जाती है, लेकिन ये सर्जरी है ये की जाती है मोस्टली आफ्टर 48 आवर्स के बाद इनमें ये सर्जरी की जाती है। तब तक इनको स्टेराइल प्लास्टिक ड्रेसिंग की जाती है इसको। और जो अगर हम सर्जरी की बात करेंगे, इसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ सर्जरीज की जाती हैं। फर्स्ट इज यूरिनरी डाइवर्शन, urinary diversion, urinary diversion, and second is reconstruction of bladder, reconstruction of bladder। पहले यूरिनरी डाइवर्शन, सेकंड टाइप ऑफ सर्जरी जो है वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लेडर। अगर हम सर्जरी की बात करेंगे, पहले मैंने बोला यूरिनरी डाइवर्शन हम करते हैं इसमें। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सर्जरीज की जाती हैं, लाइक यूरिट्रोसिग्माइडोस्टोमी, इलियल कंडक्ट और कोलोनिक कंडक्ट। यूरिट्रोसिग्माइडोस्टोमी में क्या किया जाता है, जो यूरिटर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है विद सिग्मॉइड कोलन। यूरिनरी डाइवर्शन में क्या जो हो जाता है, जो हम इसमें जो यूरिटर्स है वो डाइवर्ट करते हैं, उनका जो यूरिन फ्लो है वो ब्लेडर में नहीं जाता है, हम उनको डाइवर्ट करते हैं। फर्स्ट इज यूरिटोस सिग्मोइडोस। इसमें हम क्या करते हैं, जो यूरिटर्स है उनको हम कनेक्ट करते हैं विद सिग्मोइड कोलन, और जो यूरिन है वो वहीं से फिर पास आउट हो जाता है। इलियल कंडक्ट में क्या हो जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, जो यूरिटर्स अगर हम बात करेंगे, जो यूरिटर्स आ जाते हैं इनको हम कनेक्ट करते हैं विद स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ पर एक स्टोमा बनाते हैं जहाँ से फिर यूरिन पास आउट हो जाता है। इसी के अलावा जो हम कोलोनिक कंडक्ट भी कर सकते हैं, इसमें सिग्मॉइड कोलन का यूज़ हम कर सकते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन यूज़ करते हैं, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन या सिग्मॉइड कोलन हम यूज़ करते हैं। इसके सेकंड टाइप ऑफ सर्जरी जो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लेडर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो ब्लेडर है इस कंडीशन में ब्लेडर विजिबल होता है। फर्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल वॉल जो है वो हम बंद करते हैं, और जो ब्लेडर है इसको टर्न इन करते हैं, इसको हम अंदर की ओर अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है वो उसी में रखते हैं, और जो एब्डोमिनल वॉल है उसको हम बंद करते हैं। सेकंड इज़, अगर जो क्लाइंट है इसमें कॉन्टिनेंस होगा, कॉन्टिनेंस जब ये अचीव करेगा, कंट्रोल करेगा, और जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट अगर नॉर्मल होगा, इसके उस टाइम हम कर सकते हैं रिपेयर ऑफ इपिसिपेडियाज। अगर इपिसिपेडियाज प्रेजेंट होगा, इपिस उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। या अगर एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, उस टाइम हम कर सकते हैं इन क्लाइंट्स में ऑगमेंटेशन ऑफ ब्लेडर। उसमें हम कर सकते हैं जो सिग्मॉइड कोलन है वही यूज़ करते हैं, सो दैट जो ब्लेडर है इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ये था सर्जरी जो हम करते हैं एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेडर में। इसके बाद आता है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में आता है प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हम जो इसके पेरेंट्स हैं उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, सो दैट उनकी जो एनजाइटी है वो रिलीव हो जाए, उनको हम एजुकेट कर सकते हैं इस कंडीशन के बारे में। इसके अलावा हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि जो ब्लेडर एरिया है वो क्लीन रखना है इस बेबी का, बाय जो मैंने बोली स्टेराइल ड्रेसिंग है उसकी वो हमें करनी है, सो दैट जो ब्लेडर एरिया है वो क्लीन रहे।
या वो उस पर इन्फेक्शन ना हो जाए या अल्सरेशन ना हो जाए उस एरिया में। इसके अलावा जो डायपर है हमें उनको बोलना है जो ये डायपर है ये स्टिक नहीं हो जाना चाहिए विद दिस एरिया, या हमें जो ये डायपर है हमें उनको बोलना है ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, हमें इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। इसके अलावा जो बेबी है उसको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। और हमें जो ब्लेड एरिया है जो मैंने बोला ब्लेड विजिबल होता है उस पर जो प्रेशर है वो अवॉइड हम कर सकते हैं बाय वेयरिंग लूज क्लोथ्स टू दीज चिल्ड्रन। इसके अलावा टब बाथ जो है वो हमें अवॉइड करना है सो दैट उनको जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो सके। इसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें क्या करना है, इस क्लाइंट के हमें वाइटल्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं, ब्लीडिंग साइट हम चेक कर सकते हैं सो दैट इसको जो शॉक चांसेस ऑफ शॉक है वो कम हो सके। इसके अलावा हमें प्रॉपर पोजीशन देनी है, जो ड्रेनेज ट्यूब होंगे उसमें वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें प्रॉपर पोजीशन भी देनी है इनको। या जो ड्रेसिंग है वो हमें क्लीन रखनी है सो दैट जो इन्फेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। इसके अलावा हमें इनपुट आउटपुट मेंटेन करना है इनमें। और हम वॉच कर सकते हैं फीवर, कहीं इनमें फीवर तो प्रेजेंट नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इन सब के बारे में हमें खास ख्याल रखना है। दिस वॉज अबाउट द नर्सिंग केयर ऑफ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेड। थैंक यू वेरी मच।